हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अब तक हम इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं एंड वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और वो किस तरह से वर्क करता है। क्या ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं थे, जिसकी वजह से मल्टी प्रोग्रामिंग आया। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास था, हमारे पास होने के बावजूद हम उसके अंदर जॉब्स भी दे रहे थे, इनपुट भी दे रहे थे, आउटपुट भी हमें मिल रहा था। बट डिफरेंस क्या आया, ऐसी किस चीज की जरूरत पड़ी जिसकी वजह से हम किसी अनदर टाइप के ऊपर स्विच करना पड़ा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, नेम क्या है इसका, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्रामिंग हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकें, ऐसा ही कुछ होगा जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम रन करेंगे। तो हम थोड़ा इसकी थ्योरी देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन रन इन अ मेमोरी। मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में रन करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम। जैसे हमारी मेमोरी है, जो भी हम रैम यूज कर रहे हैं, तो जब हम एग्जीक्यूशन में लेके आते हैं तो रैम ही यूज होती है। वैसे तो अगर स्टोरेज रखें तो सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है, बट हम रैम की बात करेंगे क्योंकि जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी टास्क को, किसी प्रोसेस को, तो वो कहाँ होता है, रैम में। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास रैम है, उस रैम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम रन करना चाहते हैं। प्रोग्राम ए भी है आपके पास, प्रोग्राम बी सी डी, अब मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन करना चाहते हो तो वो काम किसके थ्रू होता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। होगा क्या, यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम्स मेमोरी पे रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एट द सेम टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल प्रोग्राम्स तो रन कर रहे हैं, मल्टीपल तो वैसे भी रन करेंगे, बट द मेन पॉइंट इज एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पर रन कर रहे हैं। सीपीयू स्विचेस बिटवीन द प्रोग्राम, सीपीयू क्या करेगा, स्विच करता रहेगा उन प्रोग्राम्स के बीच में। कैसे, लाइक हमारे पास प्रोग्राम ए है, प्रोग्राम बी, सी और डी। कभी वो प्रोग्राम ए का थोड़ा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, कभी प्रोग्राम बी का थोड़ा सा पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा, कभी सी का, कभी डी का, इस तरह से एग्जीक्यूट करता रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, या अलग अलग प्रोग्राम्स में थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो डिवाइड कर लेगा कि 1 सेकंड इसे देना है, 1 मिली सेकंड इसको देना है, 2 मिली सेकंड इस प्रोग्राम को देने हैं। जिससे होगा क्या, एक सिमिलर टाइम पर सब टास्क एग्जीक्यूट होंगे और हमें भी ऐसा लगेगा कि सब काम में एक साथ हो रहा है, बट एक साथ हो नहीं रहा। अगर एक्चुअल में अगर आप इंप्लीमेंटेशन देखो तो सीपीयू अपना टाइम डिवाइड कर रहा है कि थोड़ा टाइम मेरे को प्रोग्राम ए को देना है, फिर थोड़ा सा टाइम प्रोग्राम बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर वापस ए के पास जाएगा, फिर देखेगा कि बी की प्रायोरिटी ज्यादा है तो बी को पहले एग्जीक्यूट करके खत्म करना है, इसको ज्यादा टाइम देना है। इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए यहां लिखा है कि सीपीयू जो है वो स्विच करता रहेगा बिटवीन द प्रोग्राम्स, यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली। मीनिंग क्या है, यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज फॉर इफिशिएंटली। इसका मीनिंग क्या है कि यूटिलाइज हो रहा है, क्या यूटिलाइज हो रहा है, रिसोर्सेज। जो भी हम रिसोर्सेज का यूज कर पा रहे हैं, किसी को इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, किसी को सीपीयू चाहिए, तो सीपीयू के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब एफिशिएंट तरीके से यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में था, जॉब्स या तो लगातार आई जा रही है, या फिर एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई जॉब एग्जीक्यूट नहीं हो रही और सीपीयू आइडल बैठा है। सीपीयू की इस आइडलनेस को कम करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को एफिशिएंट और इंप्रूव करने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, कही जाए तो बात बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सेम थी। कैसे थी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या था, मल्टीपल जॉब्स का एक बैच बन रहा था जो सिमिलर टाइप की जॉब थी। ऐसा ही था, जो सिमिलर टाइप की जॉब है उनका एक बैच बना दिया, फिर जो नेक्स्ट सिमिलर टाइप की है उनका एक अलग बैच बना दिया। वहां पर भी क्या हो रहा था, मल्टीपल जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रही थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एट द सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि यहाँ पर सीपीयू का जो आइडलनेस है वो कम हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसी टाइम पर आकर प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें डिसएडवांटेज मिली थी, उस डिसएडवांटेज को ओवरकम हमने किसमें कर दिया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। इससे हुआ क्या, रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो रहे हैं एफिशिएंट तरीके से, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो रही है। जो हमारे सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो रही है। फिर देखते हैं ये मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का ये डायग्राम है, किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। देखिए, ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। इस मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, देखो
मेमोरी का पार्टीशन किया गया। अभी हमने देखा था ना कि मेमोरी यूज की जाती है। ये देखिए, हमने देखा था कि मेमोरी यूज होती है। कौन से टाइप की मेमोरी यूज होती है यहाँ पर? रैम। ये रैम मेमोरी है। जब भी आप किसी भी टाइप के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, उस एग्जीक्यूशन के टाइम पर आपका प्रोग्राम कहाँ होगा? रैम में होगा, रोम में होगा? रैम में होगा, क्योंकि रोम में आप एडिटिंग या किसी भी टाइप की चेंजेस नहीं कर सकते, वो मॉडिफाइएबल नहीं है। मॉडिफाई अगर करना है तो सिर्फ रैम में आप कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, वो कहाँ होगा? रैम में। तो ये जो मेमोरी दिखा रहा है कि मेमोरी का पार्टीशन किया गया है, इस मेमोरी का पार्टीशन किया गया है, तो ये मेमोरी के पार्टीशन क्या है? जो ये पार्टीशन आपको दिख रही है, कौन सी है? रैम। ठीक है, रैम के अंदर आपने एक जॉब 1 रखी, जॉब 2 रखी एंड जॉब 3 रखी, और लास्ट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी बात एक नोट करने वाली है, इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है? बूटिंग होती है। बूटिंग होती है। उस बूटिंग के टाइम का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। तो उन सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हम प्रोग्राम कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, वो भी कहीं ना कहीं स्पेस लेगा मेमोरी में। जब वो यूज होता है तो रैम में आ जाता है, जब वो यूज नहीं हो रहा होता, आपका सिस्टम बंद है, उस टाइम पर वो रोम में चला जाता है। ठीक है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एग्जीक्यूशन के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? रैम में। RAM, रैम में। अगर ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, जिस टाइम पर आपका सिस्टम रेस्ट में है, कुछ भी चीज नहीं चल रही, कोई प्रोग्राम रन नहीं कर रहा, मतलब एक टाइप से आपने इसको स्विच ऑफ किया हुआ है, बंद है, शट डाउन है, तो नॉन एग्जीक्यूशन के टाइम पर ये आपको कहाँ मिलेगा? ROM, रोम में। ROM, रोम, रोम में मिलेगा। तो अब जब आप देख रहे हैं कि आपको कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है, आप कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो ये कहाँ आ गया? रैम में आ गया। ये तो रैम में रहेगा ही रहेगा, इसकी स्पेस जो वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप स्वैपिंग कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा ये रैम में रहेगा। ये 3 जॉब है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। जॉब कह लीजिए, या फिर इसको आप प्रोग्राम 1 यानी कि P1, प्रोग्राम 2, जॉब 2 की जगह प्रोग्राम 2 भी बोल सकते हैं, P2 एंड P3 फॉर द जॉब 3। ठीक है, तो प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, ये 3 प्रोग्राम्स हैं जो एग्जीक्यूट करवाने, ये तीनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। ये था पूरा डायग्राम। ठीक है, अब आती है इसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस देखते हैं क्या है। ये एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट आता है सीपीयू इज अ बेटर यूटिलाइज्ड एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इंप्रूव। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सीपीयू और ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज होता है। बेटर तरीके से यूटिलाइज होता है क्यों? क्योंकि आइडलनेस कम हो गई है जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में थी। एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इंप्रूव। सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस, जैसे कि लैग होना, हैंग करना, क्रैश होना, ये सब भी इंप्रूव हो गया, यानी कि सिस्टम की पूरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीयू के आइडलनेस को हमने कम कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स रिड्यूसिंग द रिस्पॉन्स टाइम। ये आपको रिस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्स टाइम कैसे रिड्यूस हुआ? सीपीयू क्या कर रहा है? थोड़ा टाइम प्रोग्राम ए को, फिर थोड़ा टाइम प्रोग्राम बी, फिर प्रोग्राम सी, फिर प्रोग्राम डी, ऐसे प्रोग्राम्स को अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है। किसी को 1 मिलीसेकंड दे दिया, किसी को 2 मिलीसेकंड दे दिया, किसी को 3 दे दिया, किसी को 1, फिर इस तरह से टाइम डिवाइड कर रहा है कि इतना टाइम मुझे ए में देना है, इतना टाइम बी में, इतना टाइम सी, डी, ई, एफ, जे, कितने भी प्रोग्राम्स आप रन करवा रहे हैं, वो आपकी रैम पे डिपेंड करता है कि आपकी रैम में कितना ज्यादा स्पेस है। इसलिए तो हम देखते हैं कि रैम, कुछ भी नया सिस्टम लेंगे तो हम देखते हैं रैम कितनी है सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा हम टास्क एक टाइम पे परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो रैम पे डिपेंड करता है। रैम में स्पेस ज्यादा तो मल्टीपल प्रोग्राम्स, 3, 4, 10 प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। रैम कम है तो 1 या 2 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज्यादा हो गया। ए को भी सेम टाइम पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, बी को भी, सी को, डी को, जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबको सेम टाइम पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए टॉपिक इतना ही काफी है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पर डिस्कस किया है विद द डायग्राम, विद द इंट्रोडक्शन, विद द डेफिनेशन एंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आल्सो। सो आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब कर लिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।